देखिए आजकल के माहौल में जबकि फ़ास्ट फूड कल्चर है और हम लोगों का रहन सहन बहुत ही फास्ट हो गया है। व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह के लिए हम लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत बहुतायत में देखी जाती है। और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से गुदा रोग, ख़ास तौर से पाइल्स यानी बवासीर, फिस्टुला यानी भगंदर, फिशर आदि बीमारियां पहले से अधिक मात्रा में देखी जा रही हैं। पाइल्स में क्या होता है कि इसमें एक गुदा के अंदर छोटे से मस्से बन जाते हैं। वो मस्से कभी कभार मोशन के समय या स्टूल पास करते समय बाहर आते हैं, और कभी कभी जो प्रारंभिक अवस्था में वो बाहर ना आकर के सिर्फ उनमें वेदना रहित बगैर दर्द के ब्लीडिंग होती है। तो ये पाइल्स में ये लक्षण होते हैं। अगर ये सेकेंड और थर्ड स्टेज में आते हैं तो ये मस्से मोशन के समय बाहर आते हैं, कई बार अपने आप अंदर चले जाते हैं, कई बार मरीज को हाथ से अंदर करना पड़ता है। तो ये है बवासीर में। भगंदर में क्या होता है? भगंदर यानी फिस्टुला। फिस्टुला में गुदा के आसपास एक छोटी सी फुंसी हो जाती है, और उस फुंसी में से कभी कभी पस या पानी का डिस्चार्ज होता है, और कभी ये फुंसी ठीक भी हो जाती है। तो आधुनिक समय में हम इसको MRI या फिस्टोग्राम करके एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, और फिर ज़्यादातर लोग इसमें सर्जरी कराने के लिए, सर्जन्स आजकल के माहौल में सर्जरी कराने के लिए की एडवाइस सलाह देते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक शारसूत्र चिकित्सा ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि सर्जरी से बहुत अधिक कारगर है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जरिए एक कंपैरेटिव ट्रायल भी किया था। सर्जरी को और क्षारसूत्र चिकित्सा को दोनों को कंपेयर किया था कि भगंदर यानी फिस्टुला में कौन सी चिकित्सा पद्धति अधिक कारगर है। तो उसमें ये उभर करके आया, ये निष्कर्ष साफ तौर से समझ में आ गया था। ये रिसर्च और एम्स में हुई थी, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, कि ये क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति जो है फिस्टुला के रोगियों में सर्जरी से अधिक कारगर और अधिक सुविधाजनक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले फिस्टुला की गहराई और उसकी ब्रांचिंग पैटर्न देख लेते हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है। वो हम MRI करके या फिस्टोग्राम या प्रोबिंग के जरिए पता कर लेते हैं। उसके बाद एक मेडिकेटेड थ्रेड, ये क्षारसूत्र क्या होता है? एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, उसमें मेडिसिन की कोटिंग होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, और वो थ्रेड हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उस ट्रैक के अंदर, उस फिस्टुला के अंदर हम उसको इंसर्ट करके छोड़ देते हैं। इस काम में 10-15 मिनट की ये एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद मरीज अपना नॉर्मल खाना पीना, घूमना फिरना, ऑफिस जाना आदि ये काम कर सकता है। उसमें कोई बेड रेस्ट या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मेडिसिन एक बार थ्रेड अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये मेडिसिन अपने आप रिलीज होती रहती है ट्रैक के अंदर, और उसको अंदर से साफ करती रहती है। यूजुअली 5-7 दिन के बाद मेडिसिन खत्म हो जाती है, तो वीक या 10 डेज़ के बाद पेशेंट को ये थ्रेड चेंज कराने के लिए आना होता है। अमूमन ये देखा गया है कि लो एनल फिस्टुला यानी छोटे फिस्टुला के केसेस में भगंदर में 8 या 10 विजिट में ये फिस्टुला कम्प्लीटली हील अप हो जाता है, और ये परमानेंटली, इसमें ना तो जैसे सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे सर्जरी के बाद कई बार स्टूल रोकने की ताकत कमज़ोर पड़ती है या रोग के दोबारा होने की संभावना होती है, वो चीज़ें क्षारसूत्र चिकित्सा में नहीं देखी जाती हैं। इसमें ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं पाई जाती हैं। तो आज के माहौल में मैं ये कहना चाहूँगा, भगंदर की बीमारी यानी फिस्टुला की बीमारी में ये एक ऐसी डिजीज़ है कि इसमें सर्जिकल फेलियर के बाद मॉडर्न सर्जरी में ग्लू और कई अन्य इसमें टेक्निक्स आई हैं। अभी कुछ लोग एंडोस्कोपी भी कर रहे हैं, बट जो क्षारसूत्र चिकित्सा है वो एट पार एक्सलेंस, इसके बराबर की कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है ये, क्योंकि इन सब के फेलियर के बाद भी क्षारसूत्र चिकित्सा, ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें हमने ग्लू फेलियर के केसेस देखे हैं, जिनमें ग्लू के फेलियर्स के हुए हैं, तो वो, लेकिन क्षारसूत्र के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये जो आयुर्वेद की जो देन है क्षारसूत्र चिकित्सा, ये फिस्टुला के रोगियों में बहुत ही अद्वितीय है, और मैं चाहता हूँ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोग सर्जरी से बचें और इस चिकित्सा के जरिए इस रोग से मुक्ति पाएँ। एक केस ऐसा था कि उसने पहले फिस्टुला की प्रॉब्लम थी, उसने एक अच्छे से हॉस्पिटल में फिस्टुला की सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद में ही वॉज अ गुड सर्जन, जिसने ऑपरेट किया, बहुत अच्छे सर्जन थे। ऑपरेशन के बाद में वो दोबारा हुआ। दोबारा होने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इसमें मैं कुछ रबर्स के, उन्होंने रबर कट करके, रबर के छोटे छोटे पतली स्ट्रिंग्स बना करके, और वो उस फिस्टुला के अंदर डाल करके उन्होंने टाई कर दिया उसको। और उसमें इतना प्रेशर था उसके अंदर, रबर के अंदर, क्योंकि स्ट्रेच होती है। उन्होंने सोचा कि प्रेशर से, रबर के प्रेशर से ये फिस्टुला अपने आप कटता जाएगा,
और उसमें डिस्चार्ज वगैरह साफ़ होते रहे, उसके लिए वो रोज़ पेशेंट को बुलाते थे, उसमें बेटाडिन वगैरह से उसको साफ़ करते थे। उन्होंने पेशेंट को ये बोल दिया था कि भाई ऐसा है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो दुनिया जहान में जहाँ घूमना घूम ले, यही एक ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है कि तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेशेंट को दिक्कत किस लिए नहीं आएगी, क्योंकि उसमें से जो भी पस था वो उस रबर बैंड के जरिए वो उसके थ्रू निकलता रहता था, तो उसको लेकिन रबर बैंड वो रबर बंधा रहेगा। पेशेंट मेरे पास में आया था, तो हमने उसको रबर बैंड निकालने के बाद में वो जहाँ पे भी बैंड्स गए थे वहाँ पे हमने थ्रेड लाइगेट करके, और उसको लगभग 5-1 महीने लगा था उसमें पेशेंट में। और लेकिन वो पेशेंट फिर उसके बाद में वो कम्प्लीटली ठीक हो गया, जबकि उसको ये एश्योरेंस मॉडर्न सर्जन ने दी थी कि ये लाइफ लॉन्ग ये ऐसे ही चलता रहेगा, तेरा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ही वॉज क्योर्ड ऑफ दिस डिजीज़। तो वो पेशेंट भी इस चीज़ को बड़ा चमत्कारिक मानता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन ये चिकित्सा देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये मैं कोई बहुत अच्छी चीज़, कोई नई चीज़ बता रहा हूँ। हमारे आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले ये चिकित्सा पद्धति अपनाई गई थी, और ये इतना सटीक बताया गया है इसके बारे में, बड़ा थ्रेड को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें किस तरह से इसके कौन कौन सी हर्ब्स डालनी है, वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा कामयाब है इसके अंदर। इसमें फर्दर हम लोगों ने रिसर्च किया। जब मैं मूलचंद हॉस्पिटल में था, तब हमने इसमें एक ग्रेडेड शाश्वत का कॉन्सेप्ट निकाला था, जिसमें हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो जो ग्रेडिंग है, मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज करते हैं। यूजुअली आजकल क्या है कि मार्केट में जो भी या जो लोग कर रहे हैं वो एक ही थ्रेड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अगर ग्रेडेशन चेंज किया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा कारगर महसूस हो रहा है। हमने एक इस पर वैसे अपने साइट प्रमोट की है, ayurcure.com के नाम से है। और बाकी हम जो रिसर्च वर्क जो भी कर रहे हैं, अब मूलचंद और दूसरे हॉस्पिटल से हम निकल करके अपने ही सेटअप पे काम कर रहे हैं। ये गुदा रोग सुश्रुत गुदा रोग अनुसंधान केंद्र के नाम से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, और चाहते हैं इसमें हम फ्री कैंप्स वगैरह भी लगाते रहते हैं। हाँ, मैं फिस्टुला के रोगियों को ये कहना चाहूँगा कि भाई इस बीमारी में यूजुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डिस्चार्ज निकलता है, वो भी कभी निकलता है कभी ठीक हो जाता है। तो मरीज़ ये सोचता है कि इसमें कुछ नहीं है, कोई कुछ दवाइयाँ खा ली और सूख जाता है, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो मरीज़ दवाई खाता रहता है और धीरे धीरे टाइम पास होता रहता है, और फिस्टुला गहराई में फैलता जाता है। इसलिए जैसे ही फिस्टुला के बारे में पता चलता है, आप उसको विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखा करके उसका चिकित्सा जरूर कराएं। ये ना सोचें कि बीमारी से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसलिए काम चल रहा है, चलने दो, क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में फैल जाता है तो फिर परेशानी, इलाज में बहुत परेशानियाँ आती हैं। इसमें फिस्टुला में क्या होता है कि गुदा के आसपास एक छोटी सी फुंसी होती है, और जिसमें से कभी थोड़ा सा सूज जाती है और वो फट जाती है, और पस या मवाद या पानी वगैरह उसमें से निकल जाता है, और कुछ दिन के बाद में वो सूख जाता है। कई मरीजों में देखा गया कि पस थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है, और कुछ में ऐसा देखा गया कि वो सूख जाता है, और महीने 2 महीने के बाद में फिर उसमें फुंसी उभरती है वहीं जगह पे, थोड़ी सी मोटी हुई, और फूलने के बाद फिर फट जाती है, फिर निकल जाता है, फिर ठीक हो जाता है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। इसमें तकलीफ इसमें उन्हीं कंडीशंस में होती है जहाँ पस निकल नहीं पाती है। जो सूजन आ गई तो थोड़ा दर्द हुआ, पस निकल गई तो वो ठीक हो गया। लेकिन वो जो इन्फेक्शन है वो मांस के अंदर अंदर धीरे धीरे फैलता जाता है, अंदर की तरफ, गुदा के अंदर की तरफ। बाहर तो फुंसी नज़र आती है, मरीज सोचता है ये छोटी सी फुंसी है, लेकिन वो अंदर, इसमें लोगों को, और लोग उसको कभी कहते हैं ये बवासीर हो गया, इधर उधर दिखाते रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकलता जाता है। और कुछ मरीजों में तो ये देखा गया है कि उन्होंने सालों साल इतनी उसकी अवहेलना की बीमारी की, और इधर उधर कुछ जलाते रहे, कुछ करते रहे, कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें मैलिग्नेंट चेंजेस आते हैं, कैंसरस हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए इसका लोगों में जागरूकता फैले इनके बारे में, और वो सही समय पर उसका उपचार कराए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तो वो यूजुअली काफ़ी ट्रीटमेंट करा के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी समय के बाद उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाते हैं, होम्योपैथिक भी खाते हैं, एलोपैथिक भी खाते हैं। ऐसा देखा गया है कि दवाइयाँ खाने से इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली ये ज़्यादा नहीं है, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। वो कुछ, देखिए फिस्टुला में दोबारा फुंसी होगी कि नहीं होगी, उसमें 2-3 फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो बॉडी का अपना रेजिस्टेंस होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो यूजुअली देखा गया है कि वो जो फुंसी जो लोगों में 15 दिन में हो जाती है, किसी में 3 महीने बाद, 2 महीने बाद होती है। तो ये वेरिएशन हो सकता है। मेडिसिन खाने से ये हो सकता है कि चलो आपकी फुंसी 1 महीने बाद नहीं, वो 3 महीने बाद उभरी, लेकिन उभरती, क्योंकि वो पूरा ट्रैक पूरा फिलअप होता नहीं है, तो वो रीएक्टिवेशन होता जाता है। तो दवाइयाँ खाने से ये नहीं जाता है, उसका थोड़ा सा आंशिक लाभ जरूर मरीज को मिलता है, लगता है सूख रहा है, लेकिन वो 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो इससे उसमें टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
उसका प्रॉपर जो सुचारू रूप से जो इलाज होना चाहिए वो कराना चाहिए उसको।